एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वादी कश्मीर और इन तमाम जगहों की खबरों से आपको बाखबर रखते हैं। एक्सक्यूज मी। तो आज सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं उस हवाले से बात की जाए। एक तो ये है कि मनोज सिन्हा साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद उनको बीजेपी यूपी के इलाके गाजियाबाद से टिकट देके इलेक्शन लड़वा के तो लोकसभा में लाना चाह रही है, जिसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में एक नए जो है वो चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको तैनात किया जाएगा। लेकिन अभी ये खबर पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये खबर अखबारों में छप चुकी है श्रीनगर में। दूसरा नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो अलहदगी पसंद थे कश्मीर के, जैसे सजाद लोन और इंजीनियर अब्दुल रशीद वगैरह, वो अब पहले सियासतदान बन गए हैं जिनकी पार्टियों ने उनको लोकसभा के लिए टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया है। और सैटरडे तक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनके मियां अल्ताफ हुसैन ने ऐलान किया कि वो अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान करेंगे। सैटरडे तक सिर्फ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ अहमद साहब ने ऐलान किया था। अब सजाद लोन ने और इंजीनियर अब्दुल रशीद ने भी ऐलान कर दिया कि वो हिस्सा लेंगे। PDP महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी कश्मीर के तीनों सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने जम्मू की जो 2 सीटें हैं उन पे इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया और वहां पे वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। तो ये इस वक्त जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है। और इसके अलावा पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल ईद है। हमारी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक हो। और ईद के फौरन बाद पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो है वो दोबारा से सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से धरने और मुजाहरे शुरू हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा जो एहतजाज है वो 11 मई को होने जा रहा है, जिसमें पूरे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से लोग मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करके वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने धरना देने का उन्होंने ऐलान किया है। और यह धरना वो कहते हैं कि उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि उनके मुतालबात जो है वो मंजूर नहीं कर लिए जाते। ये सारा कुछ हो रहा है और इस दौरान पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो गए हैं सऊदी अरब। और सऊदी अरब गए हैं तो उन्होंने जाहिर है पैसे भी मांगे। इस दौरान 500 पाकिस्तानी बेदारियों को भी गिरफ्तार किया गया वहां पे। और सऊदी अरब ने कहा है कि कश्मीर का जो मसला है इंडिया के साथ आप बैठ के इसको हल, हम इसमें कोई किरदार अदा थर्ड पार्टी का नहीं करेंगे। ये चीजें हैं। और दूसरी, इनके ऊपर आज भी गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने मेजर जनरल AK सिवाज साहब जुड़े हैं, जो 22 साल तक जम्मू कश्मीर में देश की सेवा करते रहे। जनरल साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मिर्जा साहब। जनरल साहब, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए हैं सऊदी अरेबिया और वहां पे इन्होंने कोशिश एक दफा फिर की है कि कश्मीर का जो मुद्दा है उसको उभारा जाए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने उनको मशवरा दिया कि आप भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। क्या हो रहा है ये सीन? हाँ देखो, सच्चाई है मिर्जा साहब, हो क्या रहा है, पाकिस्तान की हालात खराब। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये जो गवर्नमेंट बनी है 6 पार्टी की, ये इंस्टेबल है। इसके अंदर पीपल पार्टी जो है उसने बाहर से तो एक प्रकार से ये सपोर्ट कर लिया है, पर उसने कोई इस मिनिस्ट्री में दाखिला अंदाज नहीं किया है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिकली पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं और टेररिज्म तो बढ़ता जा रहा है। इसको देखते रहे कि शहबाज शरीफ गए हैं सऊदी अरेबिया। उनका मकसद था 2। एक तो मकसद है कि वो किसी तरीके से को लोन दें सऊदी अरेबिया, क्योंकि इनको बहुत बुरी हालात हैं। आज इसको $5 बिलियन पैसे चाहिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। उसकी वजह यह है कि इनके पास $126 बिलियन का कर्जा चढ़ा है। इनको $4 बिलियन जो इंटरेस्ट ही देना जून के महीने से पहले पहले,
और इस साल में इन्होंने 26 बिलियन वापस देना है। इतना पैसा तो इनके पास है नहीं। अब ये कटोरा लेके मांग रहे हैं, आईएमएफ से कोशिश कर रहे हैं। आईएमएफ जो है वो लोन दे नहीं रहा, क्योंकि आईएमएफ कह रहा है कि आप अपने टैक्सों को रिस्ट्रक्चर करें, सब्सिडीज को कम करें, और ये जो पाकिस्तान की जो फौजी फाउंडेशन है वो उसको टैक्स के दायरे में लाएं और आप अपना डिफेंस बजट कम करें। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है, पहले ही अनपॉपुलर है, इन्फ्लेशन बहुत आई है। ऐसे में उनके पास और कोई चारा नहीं, सऊदी अरेबिया से भीख मांगे। अब वो गए हैं, वो मिले हैं जो कि प्रिंस सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान से। तो मोहम्मद बिन सलमान ने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि लोन हम नहीं देंगे, आप हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे पाकिस्तान में 4 बिलियन तक। तो सबसे पहला धक्का तो शहबाज शरीफ को ये लगा, और दूसरा धक्का उनको तब ये लगा क्योंकि आज तक जो सऊदी अरेबिया था वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था, ओआईसी मीटिंग में भी साथ। जब कश्मीर का इशू आता था तो हरदम सऊदी अरेबिया ने कश्मीर के इशू में पाकिस्तान का साथ दिया। मगर अब उनकी आंखें खुल गई, उनको पता है जो पाकिस्तान झूठ बोलता था भारत के जम्मू और कश्मीर में। अब G20 की मीटिंग हुई, यहाँ पर सऊदी अरेबिया और यूएई के डेलीगेट्स भी आए श्रीनगर में, और उन्होंने ये भी कहा कि हम 500 जो करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे। तो अब उनका नजरिया बदल गया है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को, कि देखें आपकी हालात अच्छी नहीं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, आप भारत से रिलेशन ठीक करें। अगर आप भारत के साथ रिलेशन खराब रखेंगे तो आपके हालात और खराब होंगे। और आप जो ये कश्मीर का इश्यू की रट लगाते रहते यूएन यूनाइटेड नेशन के तहत पर, आप इसको बैठ के बायलैटरली रिजोल्व करें भारत के साथ। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये पहली बार है जो कि इतने साफ सुथरे शब्दों में सऊदी अरेबिया ने एक प्रकार से पाकिस्तान को ये बताया है। और ये सच्चाई है कि उन्होंने ये एक इशारा किया पाकिस्तान को कि आपका जो केस है पाकिस्तान का कश्मीर को लेके वो बहुत ही कमजोर है। उनको मालूम है कि ये जो पाकिस्तान पीओके है और गिलगित बाल्टिस्तान वो पाकिस्तान का हिस्सा तो है नहीं। वो जबरदस्ती इन्होंने हमला करके लिया। 22 अक्टूबर 1947 में कबीलों ने हमला किया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे, और 26 अक्टूबर 1947 में वो भारत का अंग होगा, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। तो वो भी पता है प्रिंस सलमान को। तो वो एक प्रकार उनको शीशा दिखाया, उनको बोला आप टूटने के कगार में, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, भारत के साथ रिलेशन ठीक करें, उनके साथ अपना समझौता करें। कहने का मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया है उसको आप छोड़ दे, क्योंकि और इसके अलावा तो कोई इसका सलूशन है नहीं। क्योंकि अगर यूएन नेशन की बात करते हैं तब भी इसका कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि 1972 में शिमला एग्रीमेंट के तहत बायलैटरल रिजॉल्व करना इन एनी वे जो यूएन रेजोल्यूशन है वो तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका सबसे पहला स्टेप ये था पाकिस्तान को वकेट करना है, वो पूरा इलाका जम्मू कश्मीर का जहां वो आए हैं। आज तक उन्होंने वो तो किया ही नहीं, तो इसका मतलब अगला स्टेप तो हो ही नहीं सकता। तो सच्चाई ये है, आज पाकिस्तान को एक प्रकार से बहुत बड़ा झटका लगा है। आज मोहम्मद बिन सलमान ने इनको असली रूप दिखा दिया अपना, दो बातें बता के कि एक तो आप जाएं और भारत से अच्छे रिलेशन करें, नहीं तो आप टूट जाएंगे। ट्रेड की बात तभी हो सकती है जब आपके रिलेशन अच्छे होते हैं भारत के साथ। और दूसरा एक उन्होंने जो सोचा था कि कटोरा लेके आए थे कि वो लोन देंगे, वो लोन नहीं दिया उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है जो कि आगे करेंगे। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा धक्का लगा है मिर्जा साहब पाकिस्तान को। जनरल साहब ये बताएं कि पाकिस्तान को ये सऊदी अरब कह रहा है कि हम बलूचिस्तान में जो रिकॉर्ड एक है और सोने की जो कानें हैं उनमें भी 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। तो बलूचिस्तान में तो जंग लगी हुई है और वहां पे तो बलोच बड़े गुस्से में है कि भाई ये सऊदी अरेबिया को अचानक बैठे बैठे क्या होगा। देखो सच्चाई है कि बलूचिस्तान का अभी मसला बिल्कुल अलग हो गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय हो रखी है, वो फ्रीडम मूवमेंट कर रही है।
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी कहीं गठबंधन कर लिया है। ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड। अब जो बात सऊदी अरेबिया करता है कि हम बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, मुझे लगता नहीं कि ये कोई समझदारी का काम है। ये पैसा डूब जाएगा, क्योंकि अब बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक कर रही है, वो चीनियों पे भी हमला कर रही है, क्योंकि 10 से 15 हजार के करीब जो यूथ गायब हैं बलूचिस्तान में। ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, औरतों और बूढ़ों पे भी जुल्म कर रहा है पाकिस्तान की आर्मी। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो एक प्रकार से ठप पड़ा है। जो ग्वादार में इन्होंने 252 किलोमीटर का इलाका भी इख्तियार किया है, उसके कारण जो मछुआरे वो हैं समुद्र में नहीं जा पा रहे, मछली नहीं पकड़ पा रहे। तो ऐसे में सऊदी अरेब अगर कोई इन्वेस्टमेंट की बात करता है, तो मुझे लगता है उनका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि वहां कुछ होने वाला नहीं। वहां पर ये कॉपर, जिंक, आयरन, गैस, ऑयल जो है तो बहुत कुछ, मगर अब जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इतनी सक्रिय होगी है, वो नहीं छोड़ेगी। वो बहुत हमले कर रही है पाकिस्तान की आर्मी पे, और चीनियों पे भी बहुत हमले हो रहे हैं। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो ठप पड़ा है, ओनली 22% कंप्लीट है। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट है, चाहे वो रोड के प्रोजेक्ट है, रेलवे लाइन के, वो सब बंद पड़े। अगर इस समय में सऊदी अरेबिया कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करेगा बलूचिस्तान में, मुझे लगता नहीं है इट इज अ वाइज स्टेप। वो पैसा ठप हो जाएगा, क्योंकि अब बलूचिस्तान ने आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो नहीं बख्शेंगे। वो पाकिस्तान की आर्मी पे भी हमला कर रहे हैं, वो चीनियों पे भी हमला कर रहे हैं। अगर सऊदी अरेबिया आता है, तो मुझे लगता है सऊदी पे भी हमला होगा और उनका जो पैसा यहाँ डूब जाएगा। मिर्जा साहब। जनरल साहब, कल ईद है और ईद के मौके पर जो है वो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी जो है वो पूरे बलूचिस्तान में मुजाहरे कर रही है। पूरे बलूचिस्तान में प्रेस क्लब्स के सामने मुजाहरे होंगे, कहीं बाजार में होंगे, मोटरसाइकिल रैलियां निकल रही हैं, एहतजाज जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं उसके। इसी तरह पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों के पास तो ईद के जोड़े खरीदने के पैसे भी सच्ची बात है नहीं। वो सोचते हैं कि ईद पे बच्चों को जूता लेके दें या सेवइयां खरीद के लाएं और वो पकाएं, क्या मतलब है। बिल्कुल ही वो इस वक्त हो गए। जबकि मैं देख रहा हूँ कि श्रीनगर में बड़ी गहमा गहमी है, बाजार भरे हुए थे और इतने लोग बाहर निकले शॉपिंग के लिए, ट्रैफिक जैम हो गई जगह जगह। और बेकरियों में तिल धरने की जगह नहीं थी, बेकरियों में लोग इतने थे और बड़ा जबरदस्त कारोबार हुआ। तो नजर ये आता है कि कश्मीर में तो ईद बहुत जबरदस्त तरीके से मना रहे हैं कल। देखो सच्चाई क्या हुआ है कि मिर्जा साहब, आपने ठीक बोला कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के पास खाने के पैसे नहीं। आटा दाल की कीमत बहुत है। वहां पर ना बिजली है, ना पानी है। एक साल से ना पे ना पेंशन मिली है। तो लोग तो हाहाकार मचा रखे हैं। तो वहां किसकी ईद मना पाएंगे लोग। लोगों के पास तो खाने को नहीं है दाने। ये 300 से 400 रुपए केजी आटा और दाल की कीमत। और अगर आप भारत के जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर तो अमन शांति है और यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, इतना ज्यादा इस बार टूरिज्म हुआ है कि जो लोग भारत के दूसरे हिस्सों से अभी गए हैं जम्मू और कश्मीर में, वो भी ईद का मजा ले रहे हैं और वो भी चाहते हैं अपने जो मुसलमान भाइयों के साथ वो ईद बनाएं। और ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ऐसा कभी भी नहीं देखा था। सुनने में ये आया है कि इस तरीके का जो माहौल, जो अमन शांति का जो एक प्रकार फेस्टिवल का मूड आ रहा है कश्मीर घाटी में, ऐसा कभी नहीं देखा था। जहां लोग बहुत खुश हैं और त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो पूरे के पूरे बाजार जो है वो खुले हुए हैं, रातों को भी खुल रहे हैं। उसके अंदर लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों के लिए, अपने बाकी परिवारों के लिए सामान खरीदा जा रहा है, उनके नए कपड़े हैं, मिठाई खरीदी जा रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नजारा कभी पहले नहीं देखा था। जो नजारा अभी जम्मू और कश्मीर में पूरे में एक ऐसा लगता है जैसे शादी का समय होता है, जहां पर खुशी, अमन, शांति और त्योहार जो ईद का मनाया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा मेन फेस्टिवल है भारत का। ये काबिल तारीफ है और ये दिखलाता है कि एक तो भारत के जम्मू और कश्मीर में अमन शांति है, एक लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और जो लोग बाकी स्टेट से गए हैं कश्मीर घाटी में,
वो बहुत खुश हैं और वो मना रहे हैं इनके अपने जो मुसलमान भाइयों के साथ ईद मनाएंगे, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज पहली बार ऐसा जो एक प्रकार का नजारा देखने, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारत के जम्मू कश्मीर में ईद इस साल मनाई जा रही है, वो काबिल तारीफ है और देख के बड़ी खुशी हो रही है। मगर दुख हो रहा है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में जो मुसलमान भाई हैं, उनकी हालात बहुत खराब है। उनके पास तो ना कपड़े नए तो बच्चों को जो देते हैं ईद के समय, उनके कपड़े क्या, उनके पास तो खाने को दाने नहीं है, तो कपड़े कहां से बदलेंगे, जो आप बात कर रहे थे। और वो लोग कह रहे हैं कि अभी ये रास्ता खोलो, पुंछ वाला रास्ता खोलो, वहां से वो कह रहे हैं आप गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर स्कॉर्दू से लेके कारगिल का रास्ता खोलो, इस त्योहार में हम शॉपिंग करके आएंगे भारत से। मगर पाकिस्तान की आर्मी उनको जा नहीं दे रही और बहुत बुरी हालात है। तो देखो कहां पर कितनी खुशहाली से ईद मनाई जा रही है और कहां पर जो दूसरे लोग हैं मुसलमान भाई पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में, वो खाने के उनको लाले पड़े हुए हैं। और मुझे लगता है अब उन्होंने मन बना लिया है, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे 11 मई को, और वो भारत के अंदर वो समय दूर नहीं जब वो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन के रहेगा। मिर्जा साहब, जनरल साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल जो एक्ट है उसको भी हटाया जाने का की बातचीत हो रही है। वो क्या कहां तक पहुंची है बातचीत? देखो सच्चाई ये है कि अभी जो माहौल ऐसा है कि अब पार्लियामेंट इलेक्शन होने, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शन होंगे, क्योंकि सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शन होने, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। डीलिमिटेशन प्रोसेस खत्म हो गया, इसीलिए पार्लियामेंट के इलेक्शन में थोड़ा बदलाव आया है और इसी प्रकार से असेंबली इलेक्शन होंगे। और उसके बाद जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने डिक्लेयर किया है कि जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो कि लगाया हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो इसलिए लगाया था जब आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही थी और पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे थे, तो उस समय आपको पावर देनी पड़ती है आर्म फोर्सेस को, स्पेशल फोर्सेस को और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिस प्रकार से आप कुछ ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में मिर्जा साहब ये अभी सोच विचार किया है कि अब हम इसको धीरे धीरे उठाएंगे। पहले एक दो डिस्ट्रिक्ट में हटेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे ज्यादातर हिस्से जो हैं कश्मीर घाटी से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटेगा। इसका मतलब ये दिखलाता है कि वहां पर अमन शांति अभी आ गई है। मिर्जा साहब, अच्छा, इसमें यह भी है, खबरें आई हैं कि आर्मी ने पुलिस की ट्रेनिंग शुरू कर दी है टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जैसे इसमें काफी लोग हैं, 160 तो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, सिपाही भी हिस्सा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनको ट्रेनिंग दे के तो साथ साथ ये आर्मी विड्रॉ करती जाएगी और इनके हवाले सारा कुछ करते जाएंगे। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बुर्दबारी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ मोदी सरकार ने कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा किया। अब तो वहां से पाकिस्तान के हक में कोई मुजाहरा भी नहीं होता, कोई आवाज भी नहीं आ रही, बल्कि जैसा मैं बता रहा था, सजाद लोन और इंजीनियर अब्दुल रशीद जो है वो तो अब मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम में आ रहे हैं, वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा के। हाँ बिल्कुल सच्चाई है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। अमन शांति है और आतंकवाद तो अब खत्म हो गया, क्योंकि 40 से 50 आतंकवादी रह गए कश्मीर घाटी में और लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद की जो लीडरशिप थी वो खत्म है। ना हथियार है, ना उनके अम्यूनिशन है, उनका बरॉल डाउन है। और अगर आप अभी जाके देखें, आपको लगेगा कि भाई आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों को खुशी है, जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जो टूरिस्ट आए हुए हैं पूरे देश से, नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट आए हुए हैं, तो ये सच्चाई है। ऐसे में अब भारत की गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट धीरे धीरे यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत जब थी जब वो आतंकवादी पाकिस्तान यहाँ पर भेजता था, अब वो बात हो नहीं रही है। हाँ, कुछ रजौरी पुंछ के इलाके में जहां पर इन्होंने भेजने की कोशिश की है, हो सकता है वहां पर धीरे धीरे हटेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और बाकी इलाकों में जैसे इलेक्शन खत्म होंगे असेंबली के, मुझे लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पर वक्त का नजारा देखते हुए ये हटेगा। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है,
ये दर्शाता है कि किस प्रकार से अमन शांति और खुशहाली जो है वो आई है आज की तारीख में आपके पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में और कश्मीर घाटी में। तो ये एक पहला स्टेप है जिससे दिखलाता है कि आज जो जम्मू कश्मीर है वो इसी प्रकार से शांत है जैसे दूसरे स्टेट है भारत के। और ये एक बहुत अच्छा मैसेज भेज रहा है सभी को। और मुझे लगता है कि जो आप बातचीत कर रहे थे कि कितना फर्क है, एक तरफ दिन एक तरफ रात, एक तरफ खुशहाली अमन शांति और एक तरफ लोग मायूसी भूख और उनके पास कुछ नहीं है। तो ये आप सामने दिख रहा है। तो ऐसे में जब इतनी अच्छा माहौल पैदा हो गया है जम्मू कश्मीर में, खुशहाली आ गई, अमन शांति आ गई, लोग खुश हैं, स्कूल खुले हुए हैं, कोई स्ट्राइक नहीं होती, कोई पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं, तो फिर वाकई गवर्नमेंट चाहेगी कि ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसके लिए लगाया था अब उसकी जरूरत नहीं है, उसको हटाया जाए, लोग और भी खुश होंगे। तो मुझे लगता है ये आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा साइन है। और ये अब हटाया जाएगा जैसे ही असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर आने वाले कुछ एक समय में भारत की पहली 3 स्टेटों का बन जाएगा जिस प्रकार से वहां अमन शांति खुशहाली और प्रोग्रेस हो रही है। मिर्जा साहब, जनसा राजौरी से भी खबर आई है कि राजौरी से एक जो है वो दर्जी की बेटी उसने जो है सिविल सर्विस जुडिशियल का इम्तिहान दिया है और पास हो गई और अब वो वहाँ पे जज पहली खातून जज बन गई हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का प्रोग्राम कैसा लगा। अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को शाम 6:30 बजे। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद और जय जम्मू कश्मीर।